ठीक है, आप ना एक काम इसमें आपको सीखना है कि जीएसटी जो अर्लियर सिस्टम, मतलब जो जीएसटी से पहले का अर्लियर सिस्टम था उसमें क्या कमी थी और जीएसटी में थोड़ा सा क्या एडवांटेज आया। वैसे जीएसटी के भी बहुत सारे डिसएडवांटेज लोग बता देते हैं कि इसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, मतलब लोगों को इजीली समझ में नहीं आ रहा जीएसटी, थोड़ा सा काम जो है वो प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लोगों का रिटर्न फाइलिंग वगैरह ये सब। तो गवर्नमेंट भी धीरे धीरे कर रही है कि अब जो फॉर्म की जो लेंथ है वो थोड़ा कम करके और जीएसटी का जो काम है थोड़ा सा बर्डन कम आए लोगों के ऊपर, उसकी कोशिश कर रही है। लेकिन पुराने सिस्टम में और इस सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि पुराने सिस्टम में ऐसा क्या कमी थी जो इस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुई, उस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसमें एक हेडिंग हमारी किताब में डेफिशिएंसी इन अर्लियर टैक्स सिस्टम, डेफिशिएंसी इन अर्लियर टैक्स सिस्टम, मतलब पहले ऐसा क्या था जो इस समय इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो अपने क्या पढ़ेंगे, डेफिशिएंसी इन अर्लियर टैक्स सिस्टम। कैसे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहले के टाइम पे क्या होता था, डेफिशिएंसी में थोड़ा समझा देता हूँ। पहले के टाइम पे ये होता था कि जैसे गुड्स पे वैट लगता था, क्या अभी भी वैट लगता है, कुछ गुड्स पे लगता है, तो वो अभी कुछ ही गुड्स पे लगता है। जैसे अल्कोहल मैंने एग्जांपल दिया था, पेट्रोल वगैरह। लेकिन जो वैट है पहले तो गुड्स पे लगता ही था, किस पे लगता ही था, गुड्स पे, जीएसटी से पहले। और ये पावर किसके पास थी वैट लगाने की, स्टेट गवर्नमेंट के पास थी पावर, क्या लगाने की, वैट लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। तो ये पूरा का पूरा जो वैट है ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी और कलेक्ट भी कौन करती थी, स्टेट गवर्नमेंट करती। फिर अब हुआ क्या, जीएसटी को आना था, वो तो चलो छोड़ो, जीएसटी इसके बदले जीएसटी को लिया है, वो सब बाद में बात करते हैं। लेकिन वैट के साथ एक टैक्स और बताता हूँ, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। एक्साइज ड्यूटी स्लैश करके एक और चीज बताता हूँ, सर्विस टैक्स लगता था सर्विसेज पे अलग से, एक्साइज ड्यूटी लगती थी मैन्युफैक्चरिंग। देखो ये जो वैट था ये लगता था सेल एंड परचेज पे, वैट किस पे लगता था, सेल एंड परचेज पे। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगाई जाती थी, मैन्युफैक्चरिंग पे लगाई जाती थी। और सर्विस टैक्स किस पे लगाया जाता था, सर्विसेज पे लगाया जाता था। और ये जो मैंने वैट बताया सेल एंड परचेज ऑफ, सिर्फ क्या था, गुड्स, तो गुड्स पे लगता था वैट, मतलब सेल परचेज पे, सेल पे मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था एक्साइज ड्यूटी, और सर्विसेज पे क्या लगाया जाता था, सर्विस टैक्स। ये जो वैट है तो स्टेट के पास जाता था, ये एक्साइज और सर्विस टैक्स जो लगता था ये मोस्टली किसके पास ही जाने वाला है। हाँ, कुछ एक्साइज ड्यूटी स्टेट की भी होती थी, जैसे अल्कोहल पे पहले भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी होती थी, वो तो स्टेट को ही जाती थी। लेकिन मेजरली अगर एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो किसके पास पावर थी, सेंट्रल के पास पावर थी, अदर देन स्टेट एक्साइज ड्यूटी। बड़े लेवल पे जो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग में जाती थी वो किसके पास चली जाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती थी। मेजॉरिटी जो सर्विस टैक्स है, मेजॉरिटी का सारा ही सर्विस टैक्स भी किसके पास जाता था, एक्साइज ड्यूटी। मैंने बोला बस एक कुछ स्टेट वाली हल्की फुल्की जो अल्कोहल वाली है उन्हें अगर आप छोड़ दो तो लगभग सारी एक्साइज ड्यूटी सेंटर के बड़े लेवल पे जा रही है। सर्विस टैक्स सारे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही मान लो, ठीक है ना, समराइज में बता दें। अब होता क्या था, इनके बीच में डिस्प्यूट होने लग गया। डिस्प्यूट मतलब ऐसा इन द सेंस गवर्नमेंट के बीच में नहीं, डिस्प्यूट हो गया इनके क्रेडिट के बीच में, इनके क्रेडिट में दिक्कत आएगी, क्योंकि एक टैक्स स्टेट का था और एक टैक्स सेंटर का हुआ करता था। आपने अगर जीएसटी थोड़ा बहुत देखा बिल्स में तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों साथ में लगते हैं, है ना। तो आजकल दिक्कतें थोड़ा सा खत्म हो गई है, क्योंकि हर बिल में ही सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाता है अगर आप स्टेट के अंदर सेल करते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको अभी मतलब पहले। तो उसमें क्या होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, हर बिल में लगता है, तो क्रेडिट में दिक्कत नहीं आती। सीजीएसटी से सीजीएसटी सेट ऑफ हो जाता है, एसजीएसटी से एसजीएसटी सेट ऑफ हो जाता है। स्टेट के अंदर क्या होता है कि हर बिल में वो दोनों आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। दिक्कत तब होती थी जब एक बिल में आपको एक्साइज दिख रहा है, सर्विस टैक्स दिख रहा है एक बिल में, और एक बिल में आपको क्या दिख रहा है, वैट दिख रहा है, क्योंकि क्रेडिट वाज नॉट अवेलेबल, क्रेडिट वाज नॉट अवेलेबल। यानी कि पहले अर्लियर टाइम्स में जो वैट है, अगर आपके पास वैट का इनपुट पड़ा है, मैंने पिछली क्लास में आपको क्लियर किया था इनपुट टैक्स क्या होता है, परचेज पे जो पे करते हैं। तो किसी इंसान के पास वैट का क्या पड़ा हुआ है, इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है परचेजर के पास। किसके पास, मतलब उसने जब परचेज करी है तो उसने इतना टैक्स क्या करा है, जमा करा के रखा है, याद है ना आपको। और इस बार उसने क्या जमा करा रखा है, वैट जमा करा रखा है। बट उसके पास आउटपुट टैक्स में, उसके पास आउटपुट टैक्स में क्या पड़ा हुआ है, सर्विस टैक्स। उसके पास आउटपुट टैक्स में क्या पड़ा है, सर्विस टैक्स, क्योंकि वो बंदा सर्विसेज देता है। हो सकता है उसने कुछ गुड्स ले लियो सर्विसेज देने के, हो सकता है।
अब वो उन गुड्स में वैट दे रखा है उसने, बट मेन काम उसका क्या देने का, सर्विसेज देने का। सर्विसेज पे उसने सर्विसेज कलेक्ट करा। तो अब होता क्या था, ये सर्विस टैक्स जो था ये सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स था। ये क्या था, सेंट्रल का वैल्यू एडेड टैक्स था। जैसे सैनवैट के अंदर हम कवर करते थे सैनवैट, तो ये हमारा कवर्ड होता था सैनवैट के अंदर सर्विस टैक्स, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। और इस सर्विस टैक्स का जो आउटपुट टैक्स आपने कलेक्ट किया है उससे आप वैट का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वैट स्टेट गवर्नमेंट का था और सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इन्हें भिड़ना आपस में अलाउड नहीं होता था। इवन यही सिमिलर प्रॉब्लम किसमें आने लगी, एक्साइज और वैट के बीच में। एक्साइज और वैट के बीच में, यानी अगर आपके पास एक्साइज ड्यूटी है वो भी आप वैट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। आया समझ? अब मान लीजिए आपके पास इनपुट टैक्स में एक्साइज पड़े, इनपुट टैक्स में क्या पड़े, एक्साइज ड्यूटी सेंटर को जा रहे हैं ना, और आउटपुट टैक्स में क्या पड़े, आउटपुट टैक्स में वैट पड़े। अब अभी भी ये सेट ऑफ आपस में नहीं हो सकते, यानी आप एज इनपुट टैक्स एक्साइज ड्यूटी को अभी भी क्लेम आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो स्टेट का है, एक सेंटर का, ऐसे चला। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो अभी भी स्टेट का स्टेट से ही सेट ऑफ होता है। जीएसटी भी, जीएसटी का भी क्या रूल है कि सेंट्रल जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो सिर्फ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स से सेट ऑफ होगा और स्टेट वाला स्टेट से होगा। फिर आप बोलोगे अभी भी तो दिक्कत है। नहीं, अब हर बिल में दोनों लगेंगे ना, इंट्रा स्टेट में हर बिल में दोनों ही लगते हैं ना सब में बराबर रेट पे। तो जब यहाँ परचेज में दोनों लगे तो सेल में भी दोनों लगे, तो भिड़े तो आपस में सीजीएसटी एसजीएसटी एसएसटी, लेकिन क्रेडिट मिल रहा है। ऐसा नहीं है ना कि किसी बिल में सीजीएसटी दिखेगा और किसी बिल में एसजीएसटी सीजीएसटी दो दिखेंगे, दोनों में दोनों ही दिखेंगे। समझे नहीं आप भाई? पहले एक बिल में वैट दिख रहा है तो सर्विस टैक्स थोड़ी दिख रहा था, अरे हाँ ना, लेकिन अब दोनों बिल्स होंगे अगर परचेज एंड सेल का, तो सीजीएसटी एसजीएसटी तो यहाँ भी सीजीएसटी एसजीएसटी। हाँ, स्टेट के बाहर अगर आपने सेल परचेज करी तो आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है? आईजीएसटी। वहां प्रॉब्लम आई, वहां पे फिर कैसे मिलता है वो हम आज ही डिस्कस कर लेंगे, अभी करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि अर्लियर सिस्टम में पहले तो सेट ऑफ की बड़ी दिक्कत होगी। अगर इधर वैट दिखता था तो इधर सर्विस टैक्स दिखता था, तो वो बढ़ते ही नहीं था। आज मैंने बोला ना सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ दिखता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी वहां भी दिखता है। और जहां तक बात आईजीएसटी के, तो आईजीएसटी भी आपका सेट ऑफ हो जाता है आजकल कहीं से। बाद में बात करते हैं उसके बारे। आजकल इतनी प्रॉब्लम सचिन भाई है नहीं। चलिए अब देखते हैं, पिछले बार वाले सिस्टम से सामान थोड़ा सा महंगा भी हो जाता था। पिछले बार वाले सिस्टम में सामान थोड़ा सा महंगा हो जाता था। कैसे होता था? जैसे मान लीजिए ये मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर के पास यहाँ पे सामान कितने का है, 100 रुपीज का सामान है। इसने यहाँ पे वैट लगा दिया, वैट सर एक्साइज ड्यूटी लगा देते हैं। इसने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक्साइज ड्यूटी कितने की लगी, मान लीजिए 10%। कितना लगा? 10 रुपये। कितने का हो गया सामान? 110। अब जो यहाँ पे होलसेलर है, होलसेलर ना यहाँ पे सामान 100 का मानेगा, 110 का मानेगा। होलसेलर का आप ये देखो कि आउटपुट टैक्स क्या होगा। होलसेलर का आउटपुट टैक्स एक्साइज ड्यूटी नहीं होगा, उसने तो सामान बनाया नहीं है, उसमें तो सेल करी हो, क्या लगाएगा? वैट लगाएगा। अरे आया ना, सेल पे क्या लगता है? विद इन द स्टेट है ये। आउटसाइड द स्टेट पहले ना सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स। वो मैं बात ही नहीं कर सकता आपके साथ, क्योंकि वो पढ़ के फायदा भी है नहीं। जैसे भी आईजीएसटी लगता है आउटसाइड द स्टेट, पहले सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स। नहीं पढ़ रहे अभी, मान रहे विद इन द स्टेट, तो हमने क्या लगाया? वैट लगाना है ना। बताना जरा 110 का मानो है, 100 का मानो, जल्दी बताओ। 110 का मानो, क्योंकि इसका आउटपुट टैक्स जो है वैट कलेक्ट करेगा, उससे एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता। आपको समझ आया? कल आपने नोट करा था जब कल हमने एक एग्जांपल बनाया था, तो हमने क्रेडिट भी ले रहे थे, तो हम नहीं ले रहे थे उसे कॉस्ट में। आप बोलोगे कल ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि कल सीजीएसटी एसजीएसटी लगा हुआ परचेज पे भी और सेल पे भी। क्या लगा हुआ? सीजीएसटी एसजीएसटी बिजनेस स्टेट में दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। चक्कर ये हो रहा था। बट अब वो पहले के जमाने में ऐसा होता था, पहले का जमाना मतलब जीएसटी से पहले आया समझ। उस समय हमारा सामान 110 का दिख रहा है, यही समझ आ गया होगा। अभी बार टैक्स पे टैक्स लगेगा। इस सिस्टम में डबल टैक्सेशन भी है। कुछ क्लियर हुआ? इस सिस्टम में क्या भी था? डबल। यही डेफिशिएंसी थी अर्लियर सिस्टम जो मैंने आपको सामने दिखाई, पहली बहुत बड़ी थी।
ज्यादा पढ़ के इसको फायदा नहीं है ना कि अब जो हो गया सो हो गया। तो 110 रुपए का तो ये पड़ा, प्लस उसने मान लो 40 रुपए अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा, कितने का हो गया 150 का, मान लो 10% वैट लगाया, मान लो 10% क्या लगाया वैट लगाया 15 रुपए, कितने का हो गया 165 रुपए का हो गया। आपकी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर आप ध्यान से नोट करोगे, अगर ये आज का सिस्टम होता तो बताना कितने का होता फाइनल प्राइस, कैलकुलेट करो जल्दी। अगर ये आज का सिस्टम होता 10% ही मानना जीएसटी, एक्साइज को मत लगाना, वैट को भी मत लगाना, सिर्फ वन नेशन वन टैक्स जीएसटी कर देना। अब ये भी नहीं कह सकता एक्साइज आज पूरा ही खत्म हो गया, अल्कोहल वगैरह भी लगता है, अब वो थोड़ी एक पर्टिकुलर चीज के लिए पढ़ना शुरू कर देंगे आज एक्साइज। आज तो फिर जीएसटी मानेंगे ना नॉर्मली सब जगह, मेजॉरिटी कुछ जगह लग रहा है। उससे क्या होता है आज कितना होता है, जल्दी जल्दी अपना कैलकुलेशन वर्क करेंगे सब। आज फाइनल प्राइस 10% ही जीएसटी अगर बता दो जी 154 होता आपके हिसाब से, 144 होता आपके हिसाब से, आपके हिसाब से 154 होता आपके हिसाब से 154 होता। सेम हियर। हाँ जी 140 यार, ये अलग आंसर आया, तो ये क्या करवा दिया मैंने। हाँ जी आपका 144 जी। संदीप आपके हिसाब से जो फाइनल सेल होता अभी जो मतलब अगर रेट मैन्युफैक्चरर होलसेलर पे चलते तो आपके हिसाब से कितना होता 140 होता। चलो अभी मैंने रिटेलर को नहीं दिया, अभी रिटेलर को दिया, रिटेलर को नहीं दिया, मैं होलसेलर तक का देखना था अभी तक, है ना। आगे तो गए नहीं हम रिटेलर के पास, भाई ये भी दिमाग लगाना। तो मैन्युफैक्चरर के पास 100 रुपए का सामान था, हाँ इस बार 10 रुपए का जीएसटी लगता है, इस बार 10 रुपए का क्या लगता है जीएसटी मानेंगे इसे, इसके अंदर सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है, ये मानेंगे क्योंकि अभी मैं बहुत इजी समझा रहा हूँ। अब ये नहीं मैं अलग अलग करके सेट ऑफ कैरी ये सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट तो सिखा नहीं रहा हूँ ना, मतलब बड़े लेवल पे उसका अलग चैप्टर। तो अभी सीजीएसटी एसजीएसटी आपको तो पता है कि दोनों मिलके 10 रुपए हो, 5 रुपए उसका मान लो, 5 रुपए उसका मान लो, कितने का हो गया फाइनल बिलिंग अभी यहाँ पे 110 का, ये कितने का मानेगा 100 का मानेगा, ये कितने का मानेगा ये 100 का, इसमें कितना रुपए का मार्जिन ऐड करेगा ये 40 रुपए का, कितने का हो जाएगा इसका पे 140 का, और ये एट द रेट यहाँ पे 10% क्या लगा देगा जीएसटी 14 रुपीस, तो इसका यहाँ कितना का जाएगा ये 154। सच्चे और संदीप 154 बिलिंग अभी तक की, जो कि अभी तक की कितनी बनी थी 165 बनी, अभी कितने की बन रही है कम हुआ ना वैल्यू, कम हुआ ना वैल्यू। अब मान लीजिए ये जो सामान है पिछले वाले केस में मानते हैं ये किसके पास जाता है रिटेलर के पास जाता है। बताइए पिछले वाले केस के हिसाब से रिटेलर को कितने का पड़ता है, इसके लिए आप अर्लियर सिस्टम के लिए हो गया, अर्लियर सिस्टम में बोल रहा हूँ, कौन से सिस्टम में बोल रहा हूँ अभी अर्लियर में आप होलसेलर के पास कहां भी पहुंचा रहे रिटेलर में पहुंचा रहे, भाई अगर रिटेलर के पास पहुंचा रहे तो 165 का तब बोलना अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा इस वैट का उसको, लेकिन अगर इस वैट का उसे क्रेडिट मिल जाएगा तो आप कितने का बोलना 150 का बोलना। और इस बार आपको पता है रिटेलर आगे से वैट लेगा, आपको पता है रिटेलर भी आगे से वैट ही लेगा क्योंकि सेल्स पे क्या लगता था वैट, वैट से वैट हो जाता था एडजस्ट यार, वैट से वैट क्या हो जाता था, वैट से वैट क्या हो जाता था एडजस्ट हो जाता था, वैट से वैट क्या हो जाता था एडजस्ट हो जाता था। अब क्या होगा यहाँ पे कितने का आएगा ये 150 का, इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा 40 रुपए मान लो, क्या जोड़ा इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन कितने का हो गया 190 पे 10%, इसका बिलिंग कितने का जाएगा कस्टमर 209 रुपीस का, कितने का जाएगा 209 रुपीस का फाइनल प्राइस। बताइए जरा इसने कितना वेट कलेक्ट करा आगे से 19 रुपीस, इसने कितने का ऑलरेडी वेट पे करा हुआ है 15 रुपीस, इसने गवर्नमेंट को कितने दिए होंगे 4 रुपए, इसने गवर्नमेंट को कितने रुपए दिए होंगे वो सब छोड़ो, चलो फाइनल बिल तो 209 का बना ना, फाइनल बिल तो 209 का बना ना। इस वाले में कितने का जाएगा इसके पास, इस वाले में जीएसटी है, इस वाले में 154 या 140 40 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन आया ना, टाइम कम है जल्दी करना है 180 का बन गया, 180 पे 10% जीएसटी इसमें लगाया होगा कितना रुपए 18 रुपए, इसके आप फाइनल बिलिंग कितने की हुई 198 रुपीस की बिलिंग, 198 रुपीस। फाइनल बर्डन कंज्यूमर पे कितने का बढ़ा 198 रुपीस का, और यहाँ पे फाइनल बर्डन कितने का बढ़ा, कितने रुपए गुड्स महंगा दिख रहा है, कितने रुपए गुड्स महंगा दिख रहा है 11 रुपए। कोई बच्चा बता सकता है 11 रुपए का फर्क कहाँ पे है, यहाँ आपको कितने का दिख रहा है 209 रुपए का अर्लियर सिस्टम में सामान,
और करंट सिस्टम के हिसाब से आपको कितने का सामान दिख रहा है 198 माइनस करेंगे कितने का डिफरेंस है 11 रुपए का 11 रुपए का डिफरेंस कोई बताएगा आपको एक्साइज ड्यूटी जो 10 रुपए की लगी थी वो जुड़ गया था ना कॉस्ट में एक तो वो 10 रुपए महंगा हो गया और 10 रुपए पे फिर 10% का डबल टैक्सेशन हुआ था यहाँ पे देखेंगे तो 10 रुपए यहाँ पे जो बढ़े तो ये फर्क आ गया यहाँ पे 10 रुपए का एक्स्ट्रा जुड़ गया और इस 10 रुपए पे भी यहाँ 10% लगाया टैक्स पे लगाया था तो 10 पे 10% कितना होता है 11 10 पे 10% 1 रुपए होता है फिर 1 रुपए जोड़ेंगे तो 11 रुपए का डिफरेंस इस तरीके से आ रहा है कोई दिक्कत तो नहीं चलिए दोस्तों अब कहने का मतलब ये है कि ये अर्लियर सिस्टम की क्या डेफिशिएंसी थी कोई दिक्कत आप इसको स्टडी कर लेना इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है आ रही बात समझ में नहीं आ रही प्लीज इसको ज़्यादा मत पढ़ना आएगा अपने हम यहाँ से पढ़ेंगे फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी से पढ़ाएंगे तो अपने फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी से अगर कोई चीज़ स्किप करिए तो वो नहीं आएगी फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है आपको डुअल जीएसटी पूछ सकता है कभी भी 2 मार्क्स से 4 मार्क्स के बीच फिर डुअल जीएसटी मॉडल क्या होता है क्या पूछेगा ये डुअल जीएसटी मॉडल बताइए या डुअल जीएसटी फ्रेमवर्क के बारे में इंडिया में बताइए कि जीएसटी में ये क्या था जैसे कल हमने कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में पढ़ा जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स ये जीएसटी में नो कैस्केडिंग इफेक्ट है ना फाइनल बर्डन इज शिफ्टेड टू द फाइनल कंज्यूमर ऐसा सब कुछ हमने उसमें पढ़ा बट वो वही है कि वो भी थ्योरी में देना चाहे तो दे सकते बट इतना इम्पोर्टेंट में तो नहीं आता क्योंकि बहुत 10 चैप्टर है कितना बेसिक चीज़ें नहीं पूछते हो ज़्यादा बट क्या होता है कि अगर हम बेसिक चीज़ें पढ़ के पढ़ के नहीं जाते और वहाँ पे बेसिक चीज़ें भी 2-3 चीज़ें आ जाती हैं तो वो लिखने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि हम तो उनको पढ़ते ही हैं होता नहीं कि कई बार ईजी पेपर आ जाता है pretty टफ करा वो भी दिक्कत है वहाँ मार्किंग भी टफ होती है और वहाँ लिख के भी क्या है फूटा क्योंकि वहाँ पढ़ के ही नहीं गए ना इसी वाला बाई चांस की बात बता वैसे डुअल जीएसटी को कई लोग हल्के में लेते हैं 2 से 4 नंबर की भी प्रिपरेशन इसके ऊपर करके नहीं जाते पेपर में आ जाएगा डुअल जीएसटी मॉडल और बस हो गया डुअल जीएसटी मॉडल क्या है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ डुअल जीएसटी मॉडल में ये हुआ था कि मैंने आपको पिछले बार में बताया था कि पहले और आज भी बताया कि गुड्स पे टैक्स लगाने की पावर स्टेट को थी मेनली स्टेट के अंदर है ना लेकिन स्टेट के अंदर ही थी ना बस स्टेट के बाद सीएसटी का सेंटर को जाता वाला रूल बना दिया सर्विसेज पे सेंटर लगा दी सारा एक्साइज में मेजर वे में किसके पास ही जा रहा था सारा सेंटर के पास ही जा रहा था वो अलग बात है अल्कोहल पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती थी और वो स्टेट के पास चल जाती अब गवर्नमेंट को एक ऐसा मॉडल लाना पड़ा क्योंकि स्टेट नाराज हो जाएगी जीएसटी लाने पे अगर हम ये बोले कि आपका हिस्सा कम है ये वो उनके तो वैट चला गया जीएसटी लाने से उनका आपने किस चीज कैसे वैसी कर दी वैट की आपने पूरी तरीके से क्या कर दिया ऐसे कैसे कर दी तो आपने उनको एज अ मतलब कंपनसेशन आपने उनके लिए क्या बोला कि देखो ऐसा है गुड्स पे आप हमें पावर दे दो स्टेट के अंदर हम गुड्स पे हमें भी सीजीएसटी लगाने दो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स लगाने दो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाने दो और सर्विसेज पे पहले हम लिख देते ना स्टेट के अंदर स्टेट के बाहर अभी सर्विसेज पे आपको भी हिस्सा देंगे तो आपको समझ आया डुअल जीएसटी मॉडल गुड्स पे आप हमें लगाने दो टैक्स सर्विसेज पे हम आपको लगाने देते हैं टैक्स ये समझ में फर्स्ट है जो पहले वो गुड्स पे लगाते थे स्टेट वाले वो अब सेंटर पे तो लगा रही है स्टेट के अंदर नहीं लगा रही है सीजीएसटी नहीं लगता क्या सामान लेने जाना सीजीएसटी में लगेगा और जो एससीएस सॉरी जो पहले सर्विस टैक्स सेंटर लगाते थे सारा स्टेट के अंदर भी किसके पास पावर थी सेंटर के पास ही आज वो भी एसजीएसटी के दायरे में आ जाता है यानी कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स उस पे लगता है ये समझ में आया तब लग रहा है तो डुअल जीएसटी मॉडल कितना इजी लैंग्वेज है मतलब यहाँ पे सिंपल लिखा है कि सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ गुड्स साइमल्टेनियसली दोनों लगा रहे नहीं which takes place within the state or union territory thus taxes imposed concurrently by the center and the state center and state simultaneously tax goods and services आपको समझ आ रहा है डुअल जीएसटी में लिखना क्या है
नोट्स बना लोगे ना तो ये लिखना जरूर नोट्स में। लैंग्वेज तो बेटा बुक की आती है, अपने तो कोई लैंग्वेज हम बना ही नहीं सकते। कहने का मतलब ये जितनी याद हो जाए उतना बेटर है, इसी की प्रैक्टिस करनी है रेगुलर बेसिस पे। और जब आप सजेस्टेड आंसर देखेंगे तो डिट्टो चिपका हुआ रहता है आंसर, कोई चेंज नहीं होता। इंस्टीट्यूट की जो लैंग्वेज है वही होती है सजेस्टेड। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको यही याद करनी है। तो अब ये हिसाब हो चुका है, अब ये मतलब सिचुएशन है कि सेंटर आल्सो हैज द पावर टू टैक्स इंट्रा स्टेट से। अब स्टेट के अंदर भी अगर गुड्स बेचे जाएंगे तो कौन पावर लगा? उसके पास पावर है टैक्स लगाने की, सेंटर के पास। एंड स्टेट्स अब सर्विसेज पे भी टैक्स लगाती है। और जीएसटी एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बात क्या बताऊं मैं आपको, तो पहली बेसिक चीज में आ गई है। आपको ऊपर का ये जितना मैंने रेड पूरा अंडरलाइन करा है, ये रट लेना है, खा लेना है, पी लेना है। आ रहा है समझ में कि कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें? तो यहाँ पे आपको कहने का मतलब ये कि जो सेंटर और स्टेट है वो साइमल्टेनियसली जीएसटी लगाती है। ये बात याद रखना। अब से जीएसटी आने के बाद से सेंटर ने कहा गुड्स पे हमें भी पावर दीजिए स्टेट के अंदर, और स्टेट को बोला कि अब तुम्हें हम सर्विसेज में पावर देते हैं। बात वहीं पे आके बराबरी पे आ गई और स्टेट ने फिर कुछ बोला नहीं। और मेजॉरिटी स्टेट्स तो बीजेपी की थी, अरे हाँ ना, तो उन्होंने तो करवाई देना था पास से, तो वही कहते हैं पास लोकसभा राज्यसभा। ठीक, ये मैंने कल आपको बताया था कि जब एक्ट आए थे तो सीजीएसटी का अलग पास होता है, एसजीएसटी का अलग पास होता है, आईजीएसटी का अलग पास होता है, यूटीजीएसटी का अलग पास होता है। कल भी हमने ये पढ़ा था, मतलब कल की जो क्लास में हमने उसमें पढ़ा था कि आपका जो आईजीएसटी सॉरी यूटीजीएसटी है, यूटीजीएसटी की स्टेट्स हमने कल याद करी थी क्योंकि स्टेट्स जो यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी सॉरी वो जो यूनियन टेरिटरीज थी टोटल कितनी थी 9। उसमें से कौन कौन से ऐसी यूनियन टेरिटरी थी जो एसजीएसटी की लगाती है, यूटीजीएसटी नहीं लगाती? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, पौंडीचेरी बोलते हैं क्या भाई? इतना अच्छा ठीक है नहीं, तो पुडुचेरी या पौंडीचेरी का पता नहीं मुझे। ठीक है, हो गया ये था वो। तो ये याद नहीं करना, ठीक है ना? ये सीजीएसटी, ये मैंने कल आपको ये भी बता दिया था कि विद इन द स्टेट क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और आउटसाइड द स्टेट आईजीएसटी, और यूनियन टेरिटरीज में यूटीजीएसटी के साथ सीजीएसटी। समझ रही है? अरे दिख रहा है ये, देखो अगर आपको समझ नहीं आया तो ये है, सीजीएसटी लगता है यूटीजीएसटी के साथ, और ये आईजीएसटी लगता है स्टेट टू स्टेट। और ये जो विद इन द स्टेट है, स्टेट 1 टू स्टेट 2, तो आईजीएसटी है विद इन द स्टेट होता, तो विद इन द स्टेट होता तो उन्होंने क्या सर्कल बना रखा, विद इन द स्टेट होता है स्टेट 2 के अंदर ही अंदर या स्टेट 1 के अंदर ही अंदर, तो फिर इंट्रा स्टेट मानेंगे। इंट्रा मतलब विद इन। क्लियर? ये क्लियर? लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्लियर? अगला होता है कि एचएसएन नंबर। एचएसएन नंबर के बारे में बाद में चर्चा कर लेते हैं कि कितने डिजिट्स का एचएसएन हमें कोड देना होता है इनवॉइस में, बाद में आएगा एचएसएन। हाँ, एचएसएन के बारे में बाद में बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। एचएसएन क्या है ना, एचएसएन 2 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का या मोर देन 6 नंबर का कितने का होता है, कितने का हमें कोड करना होता है इनवॉइस में, तो वो हम अलग से सेपरेटली बात करेंगे कि अभी उन्होंने अच्छे से उसका नंबरिंग वाला नहीं समझाया। ठीक है, तो अभी अपने कहां से स्टार्ट करेंगे? रजिस्ट्रेशन से, कि क्या हर इंसान को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है? क्या हर इंसान को रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है? जीएसटी जब से आया कराओ रजिस्ट्रेशन कराओ। ये एक लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करिए हर बिजनेस के लिए या प्रोफेशनल के लिए। सचिन साहब जी यहाँ पे लिमिट सेट करिए, थ्रेशोल्ड लिमिट आप बोलोगे क्या है, उसका ये चार्ट अगर आप देखें तो यही आपका सारा कवर कर लेता है रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स को। अगेन यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन का एक पूरा सेपरेट चैप्टर है जिसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कब है, कई बार ना कंपलसरी भी है, कई बार क्या भी है कंपलसरी। अभी कई लोग क्या कहते हैं, भाई लिमिट में ही आएंगे तो ही रजिस्ट्रेशन कराएं, वरना इंडिया में किसी को नहीं कराना। तो कई जगह क्या भी है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी है, वहां लिमिट नहीं देखते। लेकिन इसके लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन का सेपरेट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अभी तो बेसिक पढ़ रहे हो ना, अभी मत कहना कंपलसरी वाली बात। अभी सिंपल लिमिट याद कर लो कि लिमिट में अगर कितनी में आते हैं तो कराना ही पड़ता है, पर कंपलसरी में लिमिट नहीं देखी जाती, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एक एग्जांपल दे देता हूं छोटा सा। जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं गुड्स की, तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है, थ्रेशोल्ड नहीं देखे जाते। क्या बोला मैंने सचिन भाई? One state to another state whenever we will supply the goods or services. सर्विसेज नहीं, सॉरी सर्विसेज नहीं, बाद में बात करेंगे। सर्विसेज नहीं, सिर्फ
गुड्स। तो जब भी हम स्टेट के बाहर कोई भी गुड्स की क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, तो फिर हमारा उसमें क्या लगता है, जीएसटी, सॉरी उसमें हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी गुड्स के लिए। गुड्स में भी फिर अगर आपने कभी पढ़ा हो तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए फिर वहाँ पे लिमिट देखी जाती है, और सर्विसेज के लिए भी लिमिट देखी जाती है। अदरवाइज क्या है, कंपलसरी है इंटर स्टेट। उसको समझना है कंपलसरी भी है। चलिए लिमिट वाला देख लेते हैं ना, कंपलसरी वाला बाद में कभी बात करते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर के साथ। बस मैंने थोड़ा सा आपको दे दिया। ये याद करने का तरीका क्या है, शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, देखिए क्योंकि अलग अलग कुछ स्टेट्स में अलग अलग लिमिट सेट करी गई है। जैसे कुछ स्टेट्स में 10 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज है, कुछ स्टेट में 10 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज है 10 लाख। कुछ स्टेट में क्या है नितेश भैया, 20 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, और कुछ स्टेट में 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर गुड्स है। ये ईयरली आपके वो है लिमिट। अगर साल भर में आपका टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख या 20 और 40 लाख से क्या जाता है, ऊपर जाता है, तो आपको क्या कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन। जैसे ही जाता है ना, हेलो, जैसे क्रॉस होता है आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। जैसे आप थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हो ना, आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। कितने दिन में कराना चाहिए, 30 दिन के अंदर आपको यहाँ पे कराना पड़ेगा। ये लिमिट क्रॉस होते ही आपको 30 डेज में यहाँ पे, ये मैं आपको फिर डिटेल में बाद में बात करता हूँ रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर। लेकिन आज हमें लिमिट याद करनी है बेसिक के। तो अभी ठीक है, बेसिक की लिमिट देखें कैसे शॉर्टकट है। 10 लाख के लिए MTMN याद करिए, MTMN। इसका शॉर्टकट है AMSUPT। इसका शॉर्टकट है MTMN AMSUPT। और इसका शॉर्टकट है हज्जा बोलो या हज्जा बोलो। तो एक का शॉर्टकट है MTMN, एक का शॉर्टकट है AMSUPT और एक का शॉर्टकट है हज्जा। करे कुछ MTMN में कौन सी स्टेट्स आती है, थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। क्या मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को फिलहाल छोड़ो, आप नाम याद करो। M से मणिपुर, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, N से नागालैंड। क्या मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये 4 स्टेट आपकी वैसे तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होती है, बट आप ऐसे याद ना करके आप नाम याद रखिए। नॉर्मल की 4 जगह पर कोई क्वेश्चन आया अगर, तो उसमें रजिस्ट्रेशन की लिमिट कितनी याद रखेंगे, 10 लाख फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जिस भी इंसान की गुड्स की वैल्यू 10 लाख से ऊपर गई, या सर्विसेज की वैल्यू साल में भैया, महीने, क्वार्टर में, साल कितने से ऊपर, 10 लाख से, तो हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे गुड्स में मान लो 5 तरह के गुड्स में डील करता हूँ। मान लो मैं 5 SUPT, ये ऐसे याद करना है AMSUPT, क्योंकि जब मैं कंपोजिशन इसकी बात है उसकी लिमिट बताऊंगा तो मुझे PT अलग करना पड़ेगा, मुझे वहाँ से PT अलग करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप AMSUPT से याद करें, क्योंकि PT अलग हो जाता है उसमें से। कहीं है एक जगह, अभी नहीं, अभी तो नॉर्मल है AMSUPT। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, M से क्या मेघालय, S से क्या सिक्किम, U से क्या है उत्तराखंड, T से क्या है पुडुचेरी, और T से क्या है तेलंगाना। अरे आगे समझ में, एक बार बताइए प्लीज। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना। अरे अब 20 लाख फॉर सर्विसेज है, सर्विसेज के लिए तो 20 लाख है, और 40 लाख के लिए क्या है, 40 लाख किसके लिए, सॉरी गुड्स के लिए। अब ये कौन है, हज्जा। H से हिमाचल प्रदेश, A से H से क्या है हिमाचल प्रदेश, A से क्या है असम, और H से अरे सॉरी H से हिमाचल प्रदेश, A से असम, और J से जम्मू एंड कश्मीर, और A से एनी अदर स्टेट या ऑल अदर स्टेट, ऑल अदर स्टेट्स जो बाकी कहीं भी नहीं है। जैसे कौन सी है, कौन सी है एक एग्जांपल ना, स्टेट तो बताऊंगा आपको 29 स्टेट्स। महाराष्ट्र नहीं है भी कहीं पे भी, और दिल्ली अभी आई नहीं कहीं पे, चंडीगढ़ तो नहीं दिख रही यहाँ पे कहीं, हरियाणा, इन सब के लिए क्या है 20 लाख फॉर सर्विसेज, 40 लाख फॉर गुड्स। याद रखें कि
चलिए कोई रिवाइज करेंगे। अच्छा यहाँ पे गुड्स है ना, गुड्स 40 लाख है, यहाँ पे सिर्फ गुड्स उनके लिए एक्सक्लूसिवली सिर्फ किस में डील करें, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा वाले नहीं, यहाँ पे इंट्रा वालों के लिए नहीं, इंट्रा वालों के लिए मुझे 20 ही चला जाएगा, इंट्रा वालों के लिए क्या रहेगा, अरे सॉरी इंटर वालों के लिए तो मैंडेटरी था, इंटर वालों के लिए क्या था वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स होती है उनके लिए क्या हो जाता है मैंडेटरी, 20 नहीं, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स को छोड़ दिया जाए तो वहाँ मैंडेटरी था, थोड़ी देर पहले आपने बात करी थी इस बारे में, कंफ्यूजन नहीं होगा, गलती से 20 लाख बोलने वाला। अब यहाँ पे इंट्रा स्टेट पे ही 40 लाख मिलेगा, ठीक है ना, अरे आपको समझ आएगा, ठीक है। और वैसे अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है ना, इंटर स्टेट तो मैंने बताया था कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आ जाता है अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स की बात ना करें तो। आगे बढ़े तो एक बार फटाफट से अगर रिवीजन चाहिए हो तो बताइए कुछ। पहला था 10 लाख फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एमटीएल, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड। ये क्या था 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड 20 लाख फॉर गुड्स। कौन सा है वो? अच्छा जब लिमिट देखते हैं तो गुड्स सर्विसेज को मिला के देखते हैं कि गुड्स के अलग सर्विस के अलग, जब लिमिट देखते हैं तो गुड्स के अलग देखते हैं सर्विस के अलग, मिला के देखते हैं क्योंकि एक ही बंदा है, सीखे दोनों चीजें ऑब्वियसली दिमाग लगाओ, मिला के देखना उसको गुड्स और सर्विसेज, समझेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एमटीएल तो हो गया, एएमसी पीटीसी क्या है, इस अरुणाचल प्रदेश, एमसी मेघालय, एसए सिक्किम, यूपी उत्तराखंड, तीसरे पुडुचेरी, तीसरे तेलंगाना। इधर अगर 40 लाख पर गुड्स और 20 लाख पर सर्विसेज की बात करें तो हलचल, ऐसे हिमाचल प्रदेश, जैसे अरुणाचल प्रदेश, और ये जैसे जम्मू कश्मीर और ऐसे ऑल अदर स्टेट्स। क्लियर है? अब एक छोटा सा रेफरेंस, ये भी बहुत डिटेल में मुझे बाद में बताना है। कंपोजिशन स्कीम लेके आई है जीएसटी काउंसिल, क्या लेके आई है? कंपोजिशन स्कीम में ये होता है, मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ कि कंपोजिशन स्कीम जो है उनके मतलब उनके यहाँ पे क्या होता है, वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए है, किसके लिए? स्मॉल बिजनेसेस के लिए, और प्राइमरीली मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मेनली किसके लिए? लेकिन कुछ जगह पे फूड आर्टिकल्स के लिए भी है, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह, और कुछ जगह पे किसके लिए भी है? ट्रेडर्स के लिए भी लाई गई है कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम जो है बहुत से लोग सोचते होंगे कि सिर्फ गुड्स के लिए है, क्योंकि देखो इसमें लिखा है ना ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, तो गुड्स के लिए, सर्विसेज में लिखा है फूड आर्टिकल्स, वहां पे हो सकता है रेस्टोरेंट सर्विस वो लेके आए, बट क्या बाकी सर्विसेज के लिए भी है? तो अभी एक थोड़ा मतलब एक साल मान लो, 1 साल 1.5 साल पहले सर्विसेज के लिए भी उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है, सर्विसेज के लिए भी उन्होंने 50 लाख तक आई थिंक अगर आपका टर्नओवर है तो उन्हें भी अलाउ करा है इसको, सर्विसेज वालों को, जैसे बार्बर, कारपेंटर है वो भी उसमें कवर्ड किए गए हैं। तो सर्विसेज के लिए भी कंपोजिशन को लाया गया है, मेजॉरिटी लेवल पे अनाउंसमेंट आई, ठीक है। गुड्स के लिए मेनली होता है, पहले ये मेनली इसके लिए होता है। तो जब कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 में आएगा, जब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस किस के लिए आएगा। इसका मैं आपको फायदा बता दूं, इसका फायदा ये है कि आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना फॉर्मेलिटीज। आप जीएसटी पर रजिस्ट्रेशन तो कराओ, पर बिल में जीएसटी मत लगाओ, नॉर्मल बिल दो और वहां लिख दो कंपोजिशन लेवी में आते मतलब बिल में मत लगाओ, ठीक है। अब आपने बिल में नहीं लगाया, जैसे सामने पिज्जा इटालियन वाला है, वो क्या करता है जब भी उसे पिज्जा मांगो, भाई बिल में जीएसटी नहीं लगा, ऊपर लिखा हुआ है उसने कंपोजिशन लेवी, समझा? वो क्या करता है, वो जो है ना अपना पूरे महीने का जब हिसाब करेगा ना सेल्स का, इकट्ठा वो एक कंसेशनल रेट पे टैक्स दे देगा, और फॉर्म भी उसका बहुत शॉर्ट में चला जाएगा डिपार्टमेंट के पास, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में वो नहीं पड़ेगा। और वो टैक्स का क्रेडिट ये वो नहीं होता जैसे हम इतना दिमाग लगाते हैं, उसे कोई मतलब नहीं। और उसे क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने बिल में जीएसटी कलेक्ट नहीं करा, पर जीएसटी में वो रजिस्टर्ड तो है। इवन कई लोगों को क्या होता है, करंट अकाउंट ओपन कराना होता था बैंक में, वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो वो लोग तो कंपोजिशन में जाना चाहेंगे मेरे, क्योंकि उनका इतना टर्नओवर बहुत ज्यादा लेवल पे क्रेडिट की उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं होती।
मोस्टली उनकी परचेज भी अनरजिस्टर्ड से होती है, क्या क्रेडिट, ये समझा। तो उनके लिए कौन सा स्कीम लाए, कंपोजिशन स्कीम बोला, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो करा लो, और जीएसटी का जब बिल बनाओगे, मतलब जब भी जीएसटी बिल बनाओगे तो जीएसटी में डालना, और बिल में लिख देना कि आप कंपोजिशन लाइब्रेरी में कवर्ड, ये समझा। वो उनके लिए पॉलिसी है। तो स्मॉल, जैसे इनकम टैक्स में सुना 44 AD कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं, 8% पे अपना प्रॉफिट क्या कर दीजिए, मतलब टर्नओवर का 8% तक प्रॉफिट दिखा सकते। वैसे ही करके ये भी स्मॉल बिजनेसेस के लिए वो भी है। वो मेरे हिसाब से जो 44 AD है वो जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है उनके लिए। और ये कितनी टर्नओवर वालों के लिए है, ये कितनी टर्नओवर वालों के लिए, इसके लिए हम बाद में इसको डिटेल में सेक्शन 10 में पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे, सेक्शन 10 में। उसमें फिर ये जो पीटी है और ये जो हज्जा है, हज्जा पीटी हो जाता है, क्या हो जाता है, हज्जा पीटी अलग लिमिट में चला जाता है और बाकी का अलग लिमिट में चला जाता है। तो वो बारे में बात करेंगे, जैसे उसमें 75 लाख की लिमिट है, कुछ वहां चला जाता है, ऐसा कुछ समझा। एग्जेम्पशंस, देखिए एग्जेम्पशंस क्या होती है, एक तो होती है नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट क्या होता है कि वहाँ पे तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये जीएसटी पास हुआ था तो वहीं से डिसाइड हो गया था कि ये सर्विसेज एंड गुड्स तो गुड्स एंड सर्विसेज के दायरे से बाहर कर दिए जाएंगे, इन पे तो जीएसटी की सूचना भी बनी। जैसे हो जाता है फ्यूनरल सर्विसेज, जैसे कोई मरता है तो उसमें जो भी सर्विसेज दी जाती है फ्यूनरल सर्विसेज, उन पे कोई जीएसटी नहीं। वो नेगेटिव लिस्ट में बाहर हो गया था, मतलब वो आपका कहाँ पे बाहर हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन से ही बाहर हो गया था, पहली लॉ बनते ही बाहर है वो। शेड्यूल 3 है नेगेटिव लिस्ट जीएसटी में, शेड्यूल नंबर नहीं, शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं नंबर 3 है, उससे ही बाहर कर दिया था उसको। फ्यूनरल सर्विसेज और भी थी उसमें, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, उसमें वाली भी जीएसटी में नहीं आती, जो सैलरी जो अर्न करते हैं वो भी जीएसटी में नहीं आती, एम्प्लॉइज का भी जीएसटी में नहीं कवर होती। बट बाद में जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है कि कुछ सर्विसेज और गुड्स आप भी माफ कर सकते हो, वहां क्या वर्ड यूज करते हैं, एग्जेम्पशन। यानी एक तो होता है कि सर्विस और गुड्स नेगेटिव लिस्ट में बाहर हो गए कॉन्स्टिट्यूशन में, एक होता है कि पहले बाहर नहीं थे, वो गुड्स और सर्विस में तो आते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी स्पेशल पावर यूज करके एग्जेम्पशन लेके आई है, मेगा एग्जेम्पशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेगा एग्जेम्पशन। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ रिलीफ दी जाती है, कुछ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह के लिए गवर्नमेंट के पास पावर है। जैसे गवर्नमेंट ने, आपने सुना होगा डॉक्टर की सर्विस माफ करेगी, ये नेगेटिव लिस्ट में माफ नहीं, ये गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन में माफ करेगी। कुछ समझ में आएगी, ठीक है ना। तो उसको एग्जेम्पशन करके पूरा मेगा एग्जेम्पशन से भी कम से कम आपका 5 to 10 मार्क्स का वेटेज रखता है मेगा एग्जेम्पशन। भले ही हमारे पास कोर्स यहाँ पे 40 नंबर का है जीएसटी का, पर मेगा एग्जेम्पशन चैप्टर करके आएगा, वो बहुत डिटेल में एग्रीकल्चर के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, आपका एडवोकेट्स के ऊपर बहुत सी बातें हैं उसके अंदर। इसके बारे में कुछ बता के फायदा है क्या, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड नहीं पढ़ा था कल, रजिस्टर्ड क्रेडिट वाला एग्जांपल देख लेंगे। ये अब आता है न्यूमेरिकल ऑलरेडी कल हमने पढ़ा तो था, लेकिन कल वाला न्यूमेरिकल जो था वो आईजीएसटी के बिना था। वो किसके बिना था, आईजीएसटी के बिना। इंस्टीट्यूट ने क्या करा हुआ है, इसमें एक आईजीएसटी का न्यूमेरिकल है, इंस्टीट्यूट वो न्यूमेरिकल दे सकता है, दिया भी है पास्ट। अभी ये वाला पहला नहीं है, पहला वाला क्यों नहीं हो सकता है आईजीएसटी में, ये वाला एग्जांपल क्यों नहीं हो सकता आईजीएसटी में, अभी देखिए क्या हो जाता है, ये वाला एग्जांपल क्यों नहीं हो सकता भैया आईजीएसटी। अरे भैया यहाँ पे क्या लिखा है, इंट्रा वर्ड है यहाँ पे, एक मिनट, ये लिख रहा है कि इंट्रा स्टेट, इसका मतलब ये है विदिन द स्टेट। तो इसमें क्या लगता है सर, इसमें से क्या लगता है, पहले क्या लगता था वैट सर्विसेज पे, अभी इंट्रा स्टेट के अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लग जाएंगे। इंट्रा स्टेट के अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लग जाएंगे, क्योंकि स्टेट के अंदर आपने सप्लाई करना, कोई दिक्कत है। ये एग्जांपल कल की तरह ही है, जल्दी समझ में आ जाएगा। बस मेरे एग्जांपल में फ्लैट रेट 10% यूज कर रहा था, जिसमें मैं 5% सीजीएसटी 5% एसजीएसटी एक्सचेंज करके चलूंगा। इन्होंने दोनों के रेट अलग अलग करके दे रखे हैं, कोई बात बढ़ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बट क्रेडिट का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्रेडिट का देखना पड़ेगा, क्रेडिट का
देखना पड़ेगा, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा मैं आपको। कल मैंने क्रेडिट पूरा पूरा ले रहा था, याद है ना, क्योंकि मैं मान रहा था सीजीएसटी इधर भी तो सीजीएसटी इधर भी, एसजीएसटी इधर भी तो एसजीएसटी इधर भी, तो भिड़ रहा था ना पूरा आपस में। लेकिन इससे एग्जांपल को कराने से पहले एक बात आज आपको मैं बता दूं। पहली बात तो इसमें मुझे आईजीएसटी का भी समझाना ही नहीं है, आईजीएसटी तो मुझे इसमें समझाना ही नहीं है अभी। मुझे अभी पूरा ये एग्जांपल में हर बिल में क्या लगाना पड़ेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है सारी, तो हर बिल में क्या लगता होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। एक बात याद कर लीजिएगा, कल तो मैंने इसको भी 10% मान लिया था पूरे को, और इसको भी पूरे को क्या मान लिया था, 10% मान लिया था। मान लीजिए इनपुट टैक्स है, और मान लीजिए कौन सा टैक्स है, आउटपुट टैक्स है, तो कल तो मैंने पूरे को 10 इधर भी 10 मान लिया था रेट, तो मैंने माना था इसका 5 इसका 5 इसका 5 इसका 5 ऐसे करके कर लिया था। अगर मैंने इंडिविजुअली बताऊं ना आपको, इंडिविजुअली गवर्नमेंट के हिसाब से कि स्टेट और सेंटर में क्या हिसाब चलेगा, ये मैंने कल नहीं बताया था आपको, प्लीज। कल अपने फ्लैट क्रेडिट ले चुके थे, ज्यादा टेंशन में नहीं आ रहे थे, ओवरऑल क्रेडिट सिस्टम पढ़ रहे थे। बट अगर आज मुझे आपको एक टेबल बना के बताना पड़ेगा कि स्टेट को कितना जाएगा और सेंटर को कितना जाएगा, वहां के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। वहां आपको ये ध्यान रखना है कि जो सीजीएसटी होता है वो सिर्फ सीजीएसटी से सेट अप होता है, सीजीएसटी का क्रेडिट सिर्फ आप सीजीएसटी से ले सकते, यानी जो सीजीएसटी आपने कलेक्ट किया एज एन आउटपुट टैक्स, उसे आप सिर्फ सीजीएसटी इनपुट टैक्स से भेज सकते हो, ओनली एंड ओनली इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द सीजीएसटी। मतलब सीजीएसटी's आउटपुट टैक्स कैन बी क्लेम्ड ओनली फ्रॉम सीजीएसटी's इनपुट टैक्स, ये समझ में। And SGST's output tax can be set off from SGST's input tax, यही होता है। IGST बीच में लेके मत आना, इन दोनों में अगर आपको लड़ाई करनी है, आप बोलोगे अरे कल तो आपने मतलब क्या करा ना, कल तो आपने सारा ही भिड़ दिया ना। भाई कल भिड़ दिया मतलब क्या, मैंने तो कल बताया नहीं सेंटर को कितना जा रहा है, स्टेट को कितना जा रहा है। मैंने तो कल फ्लैट भिड़ना ही था, क्योंकि मैंने क्रेडिट सिस्टम समझाया था कि एक बंदे को क्रेडिट मिल रहा है। अब वो गवर्नमेंट के हिसाब से समझाऊंगा अगर आपको, तो उस हिसाब से तो सीजीएसटी से सीजीएसटी ही सेट ऑफ होता है, और एसजीएसटी से एसजीएसटी ही क्या होता है, सेट ऑफ होता है। समझा है? अच्छा, दोनों में कभी रेट में डिफरेंस देखा आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कि सीजीएसटी 10 पे लग रहा है और एसजीएसटी 5 पे लग रहा है? अगर कोई 9% है तो दूसरा भी 9% है, तो समझे कैसे चीज है? इसका मतलब कहने क्या है कि अब ये प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें वैसे ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे न्यूमेरिकल में कि हमें सेंटर को कितना जाएगा वो अलग सोचना है और स्टेट को कितना जाएगा वो अलग सोचना है। क्रेडिट तो मिलेगा दोनों का, क्रेडिट तो मिलेगा दोनों का, उसकी टेंशन नहीं है। और जहां तक कल इन्फ्लेशन की बात होती है तो सारी बातें सिंपल है, सब सेम ही है, बस आज दो टुकड़ों में बांट दिया टैक्स और ये बता दिया कि सीजीएसटी सिर्फ सीजीएसटी से सेट ऑफ होता है, एसजीएसटी से नहीं होता। क्या बोला? क्रॉस अलाउड है क्या? क्रॉस अलाउड है क्या? नहीं, क्रॉस अलाउड नहीं। समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े। चलिए अब इस एग्जांपल का ऐसे समझना कि सीजीएसटी का जो आउटपुट टैक्स होगा वो सिर्फ सीजीएसटी के इनपुट टैक्स से सेटअप होगा और एसजीएसटी का जो आउटपुट टैक्स होगा वो सिर्फ एसजीएसटी के ही आउटपुट टैक्स सॉरी इनपुट टैक्स से सेटअप होगा। और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट ज्यादा होंगी दोनों की, सीजीएसटी का सेंटर को चला जाएगा एक्सेस जो भी हमारे पास आउटपुट टैक्स होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स है 1000 रुपए और इनपुट टैक्स है 900 रुपए। इन द सेम वे मेरे पास एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स है 1000 रुपए और इनपुट टैक्स है 900 रुपए। बताओ गवर्नमेंट को कितना कितना जमा होगा, कौन सी गवर्नमेंट को जमा होगा? सतीश भाई आप बताइए। ये आउटपुट टैक्स है, राइटिंग बड़ी खतरनाक है, आउटपुट टैक्स है। हाँ जी बताइए। गवर्नमेंट को कितना जमा होगा? अरे गवर्नमेंट को कितना जमा होगा, कौन सी गवर्नमेंट को जमा होगा? कौन ट्राई करेगा? कौन सी आप ट्राई करेंगे? 100 जमा होगा शादी में, 100 जमा होगा। किसको? दोनों को, सेंटर को भी स्टेट को भी। ये 1000 रुपए जो आपने इकट्ठे करे हैं सीजीएसटी के करे और सीजीएसटी के ऑलरेडी कितने पे करे हुए आप पीछे 900 रुपए का, तो आपको ये 100 रुपए एक्सेस कलेक्ट करे हुए आपने, ये किसको देने पड़ेंगे? सेंटर को। सोचा किसको ज्यादा है? सेंटर को। अब आप तो चलाने की बार में जमा करा देते हो ऑनलाइन सब, आप तो जाके नहीं सेंटर को अलग दोगे, स्टेट को अलग दोगे, ऐसा करना है? आप तो अपना जमा करा दो, वो अपने आप ही हो जाएगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं। आप बस टिक कर देना इतने का सीजीएसटी है, इतने का एसजीएसटी, ऑटोमेटिक वो सिस्टम जो है पोर्टल से अपने आप
सिस्टम जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा, आप टेंशन मत लो। उसी में बात की टेंशन मत लेना कि सेंटर को मिल रहा होगा कि स्टेट को मिल रहा होगा, कि यहाँ पे तो दे देंगे, अब वो चले जाएगा मेरे को, ठीक है। अब ये 1000 और ये 900, तो ये 100 रुपये फिर से क्या है, अब किसको जाएंगे ये स्केल को हटा लो, कोई दिक्कत तो नहीं, आप न्यूमेरिकल इस हिसाब से करें, और आपको तो पता है बस रात में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना बाद। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट मतलब इधर उत्तराखंड, और ये न्यूमेरिकल जो आईजीएसटी वाला इसके बाद आएगा, उसको ध्यान से समझना, वो कहीं 10 नंबर में ही ना आ जाए भाई, उनका कुछ पता नहीं है। ये पूरा टेबल बनवाएंगे आपसे, किसको कितना जमा होगा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, बढ़िया अच्छा न्यूमेरिकल है वो, उसमें अच्छी खासी थ्योरी भी लिखी है उन्होंने कि ये रूल है वो रूल है, देखते हैं अभी। हाँ ये वाला एक बहुत नॉर्मल सा है, ये आएगा तो 4 से लेके 5 नंबर, 4 से लेके 5 नंबर, इजी, बहुत इजी। बट एक न्यूमेरिकल है वो हमेशा लेते हैं, या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का उठा लेते हैं, या तो वो इस चैप्टर से डायरेक्टली कोई उठा लेते हैं। अभी आपको लग रहा होगा मजाक, लेकिन पास्ट का ये ट्रेंड है। सबसे पहले स्टेट हमारी सेम, मान लीजिए हम उत्तराखंड में हैं, कहाँ पे हैं, यूके में, यूके कौन है, उत्तराखंड, और उत्तराखंड से उत्तराखंड में ही सामान बेचा खरीदा जाएगा, ये मानना है, क्योंकि इसका हेडिंग क्या है सचिन जी, इंट्रा स्टेट। अब देखिएगा, सबसे पहले सामान ए उत्तराखंड वाले ने बी उत्तराखंड वाले को बेचा, कितने का सामान था, 10,000 रुपए का, इसने इसमें 9% लगा दिया सीजीएसटी, 9% लगा दिया एसजीएसटी, हाँ या ना, क्या एसजीएसटी लगा देगा क्या, क्यों नहीं लग सकता एसजीएसटी, इंट्रास्टेट रेट दोनों को सेम दिखे, हाँ इंस्टीट्यूट अलग अलग लिए, इस चीज का ध्यान कौन रखता होगा कि रेट सेम रहे, आप बताइए कि रेट में कोई चेंजेस ना आए। और ये तो जवाब ही है, मैं आपसे पूछ रहा था कि कौन ध्यान रखता है कि रेट सेम है, कोई कॉम्प्लिकेशन ना है जीएसटी सीजीएसटी के बीच, उसके लिए क्या बना रखा है, जीएसटी अकाउंट से, वो बाद में आएगा, उसका आर्टिकल नंबर है 279 है, और वो जो है जीएसटी अकाउंट से बनाया किसने, किसने बनाया, आप लोगों ने वोटिंग करी थी, आप लोगों ने काउंसिल में, किसने बनाया, प्रेसिडेंट। और वहां पे कौन हेड है, चेयरमैन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, और मेंबर्स कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है ना। अब आपने एक चीज नोट करी, रेट सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं। कितने का बिल बना बच्चे का जी, 11,800। सोचिए भाई अगले वाले को कितने का पड़ेगा, ये कल की क्लास में भी डिस्कस हुआ, अगले वाले को कितने का पड़ेगा, 10,000 का पड़ेगा, 11,800 का पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपने को ये पता है ना आज के वन नेशन वन टैक्स अगले वाले में भी स्टेट के अंदर ही मान रहे हैं, और अभी भी सीजीएसटी एसजीएसटी आगे से कलेक्ट करेंगे और इसका क्या ले लेंगे, और अपने को सबको रजिस्टर्ड मान रहे हैं फिलहाल, ये अगला वाला रजिस्टर्ड है, ये भेज दिया अनरजिस्टर्ड को, तो क्या क्रेडिट कर रहे हैं, किस बात का क्रेडिट मिल रहा है, ओ भैया अगर अगला वाला अनरजिस्टर्ड है तो क्रेडिट कहां से मिल जाएगा उस बंदे को, तो हम मान लो जिसको बेचा वो भी क्या है, रजिस्टर्ड है, आगे से वो भी इकट्ठा करेगा सीजीएसटी एसजीएसटी, और पीछे जो उसने पे करा उसका क्या ले लेगा, क्रेडिट ले लेगा, नहीं आया समझ में, तो उसको कितने का पड़ेगा, 10,000 या 11,800, 10,000। तो आप ध्यान से देखिए, उस भाई को ये पड़ा था 10,000 रुपए, ठीक है, उसने उसमें अपना 20% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर, उसने उसमें अपना 20% का क्या ऐड कर दिया, प्रॉफिट मार्जिन, तो उसके वो सामान कितने का हो गया, 12,000 का हो गया, कोई दिक्कत, 12,000 का हो गया। अब भाई ने भी आगे से 9% सीजीएसटी ले लिया, 9% एसजीएसटी ले लिया, 1,080 ये आ गया, 1,080 ये आ गया, कितने का फाइनली गुड्स पहुंचा, 14,16, कोई दिक्कत मैं समझ, आप देख लीजिए 10,000 में प्लस 20% मार्जिन कर हो गया 12,000, और फिर 12,000 का हो गया, और आपका 9% सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दीजिए, और आपका यही आ अभी तक क्लियर है। अब मुझे बगंची का बताइए, इस बंदे ने कितना टैक्स कलेक्ट कराया सीजीएसटी, 1,080 रुपए, और इसने कितना पीछे पे करा हुआ है सीजीएसटी, तो इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके कितना जमा कराना है, मतलब ये नहीं जाएगा, बट हाँ मैं बोल रहा हूँ सेंटर को कितना जाएगा, 180। इस बंदे ने आगे से जो एसजीएसटी कलेक्ट किया दैट इज 1080, एंड अगेन ही हैज पेड व्हाट 900,
सो ही विल डिपॉजिट 182 स्टेट गवर्नमेंट। नहीं समझ में आया, दोनों को अभी तक बराबर बराबर किया, यहाँ तक की साइकिल तो क्लियर है, नहीं आया ना? तो अगर आपको टेबल बनवाऊं मैं कि स्टेट को कितना, सेंटर को कितना, तो अभी तक कितना गया? मैं बताता हूँ। नहीं वो तो नीचे वाले ने 180 देने, 900 यहाँ से रखे दोनों, 1080 रुपए चले गए अभी तक भाई का पैर। कैसे पता चला? 900 रुपए का CGST, 900 रुपए का SGST, ये तो पहले जा चुका था। और अब एक्सेस कितना और कराया? 180, क्योंकि 1080 कलेक्ट कराया ना किसी, तो 180 तो उसने नीचे वाले ने करा दिया। कितना हो गया? 1000 क्लियर। अगले वाले भी कितने का गया है तो नहीं बताया, हो गया हो गया। अगला वाला रजिस्टर्ड था, काम खत्म हो गया। चलिए बताइए कि नहीं अगला वाला होगा देखते हैं। नहीं अगला वाला बिल्कुल नहीं, ये खत्म हो गया। डन। 900 रुपए सेंटर को जाएगा, 4 नंबर का आया तो वैसे तुम हल्के में निकाल ले रहे हो, आगे तो पेन तो चलाना पड़ेगा ना भाई फटाफट। ऐसा वो 4 नंबर देते हैं, लेंथी बना देते हैं थोड़ा, चला के देख रहे हो, 4 नंबर लेंथी बना दिया, बच्चा खुश। पहले तो मुझे आता है, बाद में टाइम वेस्ट, जब टाइम दिखता है कुछ ज्यादा लग रहा है तो फिर जल्दबाजी में कर कुछ ना कुछ करके आएगा। तो ये है 900 180 180। बनाओगे टेबल तो कैसे बनेगी समझे? कैसे बनाओगे? ऊपर लिखोगे सेंटर और इधर लिखोगे स्टेट, और जो पहले 900 गए थे वो तो पहले लिख देना, फिर जो एक्सेस जमा कराना था वो लिख देना, टोटल डिपॉजिट आ जाएगा। समझ भाई यार? नहीं ऐसे नहीं। आपको क्या है? देखिए अब इंटरेस्ट रेट सप्लाई, इसको लिखेंगे इंपॉर्टेंट पेपर में। अभी तक मैंने बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बोला नहीं है। न्यूमेरिकल वाइज अगर मैं बात करूं तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। ये अल्टरनेटिव 2 से लेकर 3 अटेम्प्ट के बीच रिपीट होने के चांस रहते हैं। 2 to 3 अटेम्प्ट के गैप में ये रिपीट होने का चांस रहता है। मैंने बोल दिया तो मैंने बोल दिया, मतलब आपको ट्रस्ट करने तो आप कर सकते हैं, पास्ट आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल फंसाते हैं। और ये इतना अच्छा न्यूमेरिकल बन सकता है इसके ऊपर ना, मैं तो मानता हूँ कि ये 8 नंबर, देखो कभी कभी मेगा एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चंस जो है वो 6 से 8 नंबर में आ जाते हैं कुछ रह चैप्टर, वही जो एग्जामिनेशन आपको समझाना है। तो ये भी 6 से 8 नंबर कभी आ जाएगा तो बोलना नहीं कि यार ये कैसे आ गया, ये तो डिजर्व नहीं करता था। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बोल दिया, बहुत अच्छा 1 पेज का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बोलो, इसके अंदर काफी वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे आप, और आप कंफ्यूजन कैसे हो जाएगा कि बड़ी लेंथ क्वेश्चन की ज्यादा दिखती है और 6 से 8 नंबर लगते कि यार बड़े टफ है। फिर आप आओगे, मैं बोलूँगा अरे देखो ये तो किताब में इस पेज में था, डिट्टो क्वेश्चन आ गया था, आप लोग बस वही प्रैक्टिस रह गई थी और बस हो गया ना। तो थोड़ा प्रैक्टिस करके गए इसमें रटा हुआ होगा तो मजा ही आएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका नाम है इंटर स्टेट सप्लाई में। अब जहाँ पे ध्यान देना, अब साथ में एंट्री हो जाएगी IGST, साथ में एंट्री किसकी हो जाएगी? मतलब अब तक जो चल रहा था CGST चल रहा था और SGST चल रहा था, और यही दोनों आपस में ऐसा इनपुट टैक्स और ऐसा आउटपुट टैक्स आपका रेट चालू सेट ऑफ इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स चल रहा है। अब क्या आएगा बीच में? एंट्री कौन लेगा? इसी बीच एक एंट्री होगी IGST की। बाप रे उफ, IGST का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपका लेवी करने की पावर किसके पास है? ये आपका लेवी करने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन कई बार बच्चों को लगता है कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता होगा। मैं आपको इस न्यूमेरिकल के थ्रू प्रूव करूंगा कि एट द एंड जितना अमाउंट सेंटर के पास जमा हो रहा होगा उतना ही अमाउंट स्टेट के पास भी जमा हो रहा होगा, यानी ये भी कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ही बढ़ता है। वरना फिर स्टेट इसके लिए भी यहाँ पे हल्ला मचा देती है ना सारी कि ये क्या चक्कर है, पहले तो कुछ स्टेट में आके गुड्स पे भी लिया है और बाहर के गुड्स पे तो भी ले रहे, ये चक्कर तो दिक्कत हो जाएगी। क्या तुम उन्हें सर्विसेज से कुछ कर लोगे क्या? उनका वैट छीन के, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अल्टीमेटली ये बंटना दोनों में है, सेंटर एंड स्टेट। किस तरीके से बंटता है वही न्यूमेरिकल आपको समझाएंगे।
ये न्यूमेरिकल से ही आपको समझ में आएगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आईजीएसटी एज अ इनपुट टैक्स आपके पास पड़ा है, अगर आईजीएसटी एज अ इनपुट टैक्स आपके पास पड़ा है, मतलब परचेज वाला है सेल वाला है आपके लिए, आपके लिए इनपुट टैक्स मतलब आपकी परचेज का रिलेटेड है सेल का रिलेटेड है, आपके परचेज के रिलेटेड है, तो आपने परचेज करते हुए क्या पे करा है, आईजीएसटी पे करा है, आपका एज अ इनपुट टैक्स आपने पे करा है, हां या इसको कैसे सेट ऑफ करेंगे, किससे करेंगे, मतलब सॉरी मतलब एज अ आउटपुट टैक्स, एज अ आउटपुट टैक्स कौन-कौन है जो इसे यूज कर सकते हैं, है ना? क्या आईजीएसटी एज आउटपुट टैक्स पड़ा है, आईजीएसटी एज इनपुट टैक्स पड़ा है, सेट ऑफ हो सकते हैं? आंसर इज यस, आंसर इज, अबे आपस में भी नहीं होंगे, हाँ जी सेम चीज भी नहीं होती आपस में सेट ऑफ, ये क्या रूल था? चलिए अब आपका आउटपुट टैक्स कौन पड़ा है, इनपुट टैक्स कौन पड़ा है, अभी बता हो जाएंगे कि आंसर इज हो जाएगा, आंसर इज अभी क्या पड़ा है जीएसटी, इनपुट में क्या पड़ा है, इसका चार्ट अगर बनाना तो बना भी सकते हैं, हां ये भी आंसर इज यस, ये भी क्लियर हो गया कि आउटपुट टैक्स में आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो, आईजीएसटी कोई भी यूज कर सकते हैं, आईजीएसटी का इनपुट टैक्स कहीं से भी हम ले सकते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, अमेंडमेंट आई थी, आपको मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। अमेंडमेंट में ये बोला हुआ है कि आपने आईजीएसटी का इनपुट टैक्स फुल्ली यूटिलाइज करना है, आईजीएसटी का इनपुट टैक्स शुड बी फुल्ली यूटिलाइज्ड, मतलब आपके पास अगर और कोई इनपुट टैक्स पड़े, जैसे अभी तो मैं यहाँ पे आईजीएसटी लिखा इनपुट टैक्स में, अगर सीजीएसटी भी होता है, एसजीएसटी भी होता है, आईजीएसटी भी होता है, ऐसा इनपुट टैक्स परचेज वाले के पास, उसे क्रेडिट पहले किसका पूरा खत्म करना है, उसे अपने आईजीएसटी को पूरा खत्म करना है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है, आईजीएसटी बचना नहीं चाहिए, ये नहीं कि सीजीएसटी बचा दिया, सॉरी सीजीएसटी नहीं बचाया, एसजीएसटी नहीं बचाया और इनपुट टैक्स में क्रेडिट में, और किसको बचा रखा है, आईजीएसटी को यूज नहीं कर रहा, बचा रखा है, गवर्नमेंट ने कहा पहले इसका हिसाब निपटाओ, क्योंकि वही वाली बात आ जाती है, स्टेट सेंटर में फिर वो एक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम वाली मान ली, उन्होंने बोला पहले यार ये मुसीबत की जड़ी खत्म कर दो बीच से, पहले इसे पूरा ही तुम सेटअप करो। अब मान लो ये वाला आईजीएसटी सेंटर ने कलेक्ट करा हुआ है कोई, तो ये तुम इनपुट टैक्स में खत्म कर रहे हो, तो सेंटर वहीं से उड़ा देगी उसको, सेंटर से वहीं से उड़ा देगी, आईजीएसटी खत्म हो गया, स्टेट को देना नहीं पड़ा ना, अरे क्यों नहीं देना पड़ा स्टेट को, क्योंकि आईजीएसटी से सेटअप हो रहा है। अच्छा चलो अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करते इसको ज्यादा, अभी सिंपल सी बात है कि ये समझ में आ गया, आईजीएसटी को शुड बी फुली यूटिलाइज, सीजीएसटी और एसजीएसटी से पहले किसे खत्म करना है किसी भी हालत में, ये समझ में आ गया, शब्द ले लोगे ये चीज की क्या ऐसा करना है मुझे, क्लियर है? शायद ये वाली जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ ये आईटीसी में काम आएगी, इनपुट टैक्स वाले चैप्टर में, शायद वो इस वाले में नहीं काम आएगी, इसमें न्यूमेरिकल में, समझे ना? अब वो देखेंगे क्यों नहीं काम आ रही थी और ये सब क्लियर है, यहाँ तक की सही। तो मुझे लगता है जब वो चीज है ना, अब यहाँ पे क्या है, एक चीज और बता दूं, आपके पास एज अ आउटपुट टैक्स सीजीएसटी पड़ा है, एज अ आउटपुट टैक्स एसजीएसटी पड़ा है, एज अ इनपुट टैक्स, अरे सॉरी एज अ इनपुट टैक्स क्या पड़ा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी में एज अ आउटपुट टैक्स इस बार क्या पड़ा है, तो क्या ये इन दोनों से बढ़ सकता है कि नहीं? आंसर इज यस, कॉम्प्लिकेशन नहीं खत्म, जब इनपुट में था तो भी खत्म, आउटपुट में था तो भी बढ़ रहा है, दिक्कत है कुछ? अब ये मत कहना इनपुट टैक्स में आईजीएसटी पड़ा है तो आईजीएसटी, वो तो ऑब्वियस है, वो तो बट ऑब्वियस है, अपने सेम वाले को मना कर दो, तो ये तो आपने वैसे कभी सोच भी नहीं सकते, तो आपका ये मेन क्लियर हो गया, सीजीएसटी एसजीएसटी अगर एज अ इनपुट टैक्स पड़ा है और आईजीएसटी एज आउटपुट टैक्स पड़ा है तो दे कैन आल्सो बी सेट अप। इसकी डिटेल जानकारी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ना पड़ेगा, अभी नहीं वो डिटेल पे जा सकते, तो ये वगैरह अच्छे से समझा। जैसे यहाँ पे भी एक बात लिखी है कि जब आप आईजीएसटी को पूरा खत्म करोगे तो फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी को कैसे यूटिलाइज करोगे, उसमें लिखा है इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल, जो आपको सूटेबल लगे सीजीएसटी एसजीएसटी उस हिसाब से ले लो, रेशो बनती है उसकी, वो देख लेंगे बाद में। तो यहाँ पर मेरे का मैं आज का लास्ट है इलस्ट्रेशन हमारा 2 बना दी गई है, इंटर रिलेटेड इलस्ट्रेशन। पहले तो देखो स्टेट के अंदर ही बेचा, पहले तो हमें पहले वो नॉर्मल स्टेट में गए, फिर स्टेट के बाद जाने वाले कुछ क्षणों में आगे जाने वाले हैं। यहाँ पे स्टेट 1 ऑफ यहाँ पे x ने बेचा ऑफ स्टेट 1 टू a ऑफ स्टेट 1, यानी x भी स्टेट 1 का था, a भी कहां का था, तो उसने उसको बेचा, इसमें तो क्या लगेगा आईजीएसटी लगा दो क्या,
अभी तो स्टेट के अंदर ही बेचा, बोलेगा अरे ऊपर तो अब इंटर स्टेट कह रहा भाई, इसके जस्ट बाद तो जाने वाले सी एकदम नहीं बेचा उन्होंने इंटर स्टेट, पहले उन्होंने इंट्रा कर। तो उन्होंने 10,000 का वही सेम सामान पिछले वाला स्टार्टिंग से हुआ था हमारे यहाँ लेना, 900 हो गया। दिमाग में क्या रखना है कि एक सीजीएसटी का इनपुट पड़ा है 900 का और एक एसजीएसटी का इनपुट पड़ा हुआ है 900 का, बोल सकते हैं कि नहीं? इसके पास पड़ा हुआ है ए के पास, और एक्स कितना अमाउंट इसको जमा करा के आ गया हो सेंटर और स्टेट। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है ना, और यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप बाद में इसका आंसर चेक कर लेना। अभी सेंटर के पास कितना जमा हो गया होगा, कौन करा के आ गया होगा, एक्स ने 900 सेंटर के पास जमा करा दिया ए से लेकर और स्टेट के पास 900। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये कौन किया होगा जमा करा के एक्स करा गया। अच्छा ये बात तो भूलना मत कि ए के लिए वो इनपुट एक्स का काम करेगा, ए के लिए यही चीज क्या करेगा, इनपुट एक्स का काम करेगा, ये कई बार भूलना मत। तो वो जब आगे से कलेक्ट करेगा ना ए, तो वो इसका क्या लेगा, करेंट लेने की कोशिश करेगा कि बताइए। तो चलिए आगे देखते हैं हुआ क्या। इसने टोटल का बिल बनाया 11,800 का। अब ये भाई साहब किसके पास चला गया, ए के पास, मैंने किसको भेज दिया। अब ए था स्टेट 1 का और बी भेज दिया स्टेट 2 को। एंट्री किसकी हो गई, बिल में क्या लगेगा, आप नीचे नोट करिए 10,000 का सामान था वहां से, आपने 10,000 का बोला या 11,800 का बोला, 11,800 का क्यों बोला, क्योंकि इसका उसे क्रेडिट मिल जाएगा। सचिन कह रहा है एक बार बताओ तो आईजीएसटी कलेक्ट करेगा तो वो मिल जाएगा, आपने बताया था आईजीएसटी अगर आउटपुट टैक्स में और सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर इनपुट टैक्स में तो मिलता नहीं क्या, आपस में मिलते हैं ये तो आपस में। बस एक ही बात तो ध्यान रखनी थी कि सीजीएसटी एसजीएसटी से नहीं मिलता और एसजीएसटी सीजीएसटी से नहीं मिलता क्रेडिट, बाकी तो सब सही चल रहा है। आईजीएसटी तो सबका भाई है कि नहीं, हाथ मिला रहे, सीजीएसटी एसजीएसटी सारे भाई है सब, एंजॉय। ये समझ में आया, प्रॉब्लम है कुछ आईजीएसटी के साथ आपको सीजीएसटी वाला करा रहे हो भाई साहब, बड़ा एटीट्यूड है, ऐसा कुछ नहीं, सब अपना नॉर्मल साथ में चलता है। दिक्कत वही है एसजीएसटी सीजीएसटी उनकी नहीं बनती है बस ऐसे बात है। तो कहने का मतलब ये मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये क्यों लिखा, क्योंकि क्रेडिट मिल रहा है ना। अब इस 10,000 रुपये से भाई 20% मार्जिन ऐड कर अपना प्रॉफिट मार्जिन, देखो समझ रहे हो कि नहीं, कितने का बन गया उसके यहाँ पे, टैक्स को तो इंक्लूड नहीं किया उसने, यहाँ तो टैक्स पे टैक्स लगने का वो चांस ही नहीं हो रहा है। और इसने अब यहाँ लगा दिया आईजीएसटी, क्यों, क्योंकि अभी स्टेट के बाहर है कितना 2160 रुपये, कितना हो गया बिल, 14,160 रुपये का इंटरेस्ट टैक्स सप्लाई का वैल्यू, 14,160 रुपये का इंटरेस्ट टैक्स वैल्यू का सप्लाई आ गया टोटल बिलिंग वर्थ। अब जब हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे भाई, यहाँ दिक्कत आ रही है। अब हुआ क्या, आईजीएसटी लेती है सेंटर गवर्नमेंट, बताया ना आईजीएसटी करेक्ट सेंटर करती है पहले। अगर नहीं भी पता तो आज से याद कर लो कि आईजीएसटी पहले किसके पास जमा होता है। अब देखो कहानी में ट्विस्ट, सेंटर के पास जुड़ गए। और ये न्यूमेरिकल तो बेटा ढंग से ही करके जाने, ढंग से करके जाने, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपका मैंने बोला इसके इंपॉर्टेंस जगह, तो बोला है तो बोला है, मान के चलो इज्जत करो इस न्यूमेरिकल। और इस चैप्टर में फिर आप बोलोगे और इंपॉर्टेंट क्या है, देखो मैंने अब तक ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ इस चैप्टर में बताया नहीं। आगे ये आएगा कि वैट किस पे लगता है अभी भी, और सब्सिडी कितने टैक्स हुए थे, उनका ऑब्जेक्टिव में काम रहता है काफी, और जीएसटी काउंसिल आपका सब्जेक्टिव में आ सकता है 4-5 मार्क्स। और फिर एक कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का शायद बेसिक क्लास में है कुछ, वो भी हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है, ये समझे। तो इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है मैंने लास्ट में समराइज करके आपको बताई दी, बट इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट ये भी है न्यूमेरिकल, ये वाला पर्टिकुलरली एग्जांपल अच्छे से करके जाना, इसके लिए ले सकते हैं भाई इसमें। तो मैंने बोला ना सेंटर गवर्नमेंट का 2160, अभी आपको लग रहा होगा ये हलवा, अभी धीरे धीरे देखो इसमें क्या क्या है। अभी तो सेंटर स्टेट के बीच में देखना प्लस माइनस एक दो बार ऐसा होगा। तो भैया क्षितिज भैया यहाँ पे किसने पैसे ले लिए, पहले ले लिए 2160 रुपए। अब ये आदमी कौन, मिस्टर ए, इसके पास अब मैं इसी कहानी क्लियर करूंगा आपको पहले, तो प्लस प्लस वाला तो चल ही रहा है। मिस्टर ए के लिए एक बात बताते हैं कि वो जमा कराने जब जाने था उसको, तो उसके पास आईजीएसटी का क्या पड़ा है, आउटपुट टैक्स कितने का 2160 का, लेकिन भाई के पास दो इनपुट टैक्स पड़े, सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्या पड़ा है, इनपुट टैक्स कितना पड़ा था 900। क्या होगा इस केस में क्या होगा भाई साहब, 2160 रुपए उसको सेंटर को जमा कराने, सेंटर कहेगी जो तेरे पे हमारा वाला इनपुट पड़ा है, जो तेरे पे हमारा वाला इनपुट पड़ा है, ये जमा किसको कराने हैं, सेंटर को जमा होता है 2160 रुपए। अब आप बोलोगे यार अभी आपने बोला बढ़ता दोनों में, तभी तो बता रहा हूँ कि कैसे वो हिसाब किताब दोनों में हो जाता है लास्ट में।
अब यही तो समझाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2160 रुपए से ये 900 रुपए क्या होगा, लेस हो गया। सेंटर टू सेंटर ही खत्म हुआ ना। सेंटर के पास जा रहा था 2160 रुपए लेके, सेंटर ने कहा अरे हमारा कोई इनपुट टैक्स नहीं पड़ा है। मैंने कहा हाँ आपका तो 900 रुपए इनपुट टैक्स में पड़ेगा, हटा दिया इनपुट टैक्स आपका। सेंटर के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम हमारे नहीं आ रहे थे 2160 रुपए लेके, काट दो 900। दिक्कत हो गई क्या, प्रॉब्लम ना आ रही। अब दिक्कत तो नहीं होगी। सेंटर ने बोला अच्छा स्टेट का भी पड़ा है, बोला सर स्टेट का भी तो दोगे ना सर आप, सेंटर वैल्यू जमा तो हमने कराना है, हिसाब तो हमने करना है स्टेट के साथ। हाँ, इससे पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब होता है कि सामान जहां जाता है वहां की गवर्नमेंट का उसके टैक्स पे राइट आ जाता है। आप समझे नहीं सचिन, सामान जहां जाता है, डेस्टिनेशन है जहां सामान की, उस स्टेट के पास उस सामान का क्या आ जाता है, अधिकार आ जाता है। दिक्कत अब यहाँ इससे हो रही है मुझे। आप बोलोगे अभी तो आपने बोला सेट ऑफ मिल जाता है, मैं बोल रहा हूँ मुझे सेट ऑफ मिल जाएगा, लेकिन ये स्टेट कोई और थी और सामान पहुंच गया किसी और स्टेट के पास। दिमाग लगाओ, ये जो तुम यहाँ इनपुट टैक्सेस 900 रुपए का मांग रहे हो, ये किसी और स्टेट का था। अरे कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा? अबे भाई ये तो 900 किसी और स्टेट का था ना यार। और तुम जो ये आईजीएसटी ले रहे हो, सामान तो दूसरी स्टेट को जा चुके हो तुम, आईजीएसटी कलेक्ट तो दूसरी स्टेट में हुआ, मतलब सॉरी सामान दूसरी स्टेट पहुंच चुका है, ये स्टेट कहीं और है जहां दे रखा 900 रुपए का। तुमने क्रेडिट तो लोगे ये तो निश्चित है। तो तुम्हारा 900 तो यहाँ खत्म हो गया और 2160 में से 900 ये खत्म तो होगा, पक्की बात है। टोटल कितने खत्म होंगे, 1800, और कितने बचेंगे 360। ये तुम किसको जमा कराते हो, सेंटर गवर्नमेंट किसको जमा होंगे, तो सेंटर गवर्नमेंट कितने प्लस हो गया यहाँ पे 360 रुपए। कहानी में ट्विस्ट बताओ आपको सचिन, कहानी में ट्विस्ट बताओ आपको होगा क्या, ये जो 900 तुमने उस स्टेट से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। सेंटर क्या बोलेगी आपको इस 900 पे, सेंटर क्या बोलेगी आपको इस 900 पे, बताओ कि भेड़ दो उसे तुम। सेंटर बोलेगी ये 900 रुपए भी लाओ, सेंटर क्या बोलेगी बताइए, सेंटर क्या बोलेगी, ये 900 रुपए हमारे पास लेके आओ, ये 900 रुपए भी हमारे पास लेके आओ, हिसाब हम करेंगे अब। क्योंकि अब जो दूसरी स्टेट में जा चुका है सामान, उसका सारा हिसाब किताब कौन रखना चाहता है, सेंटर बोल रही है। तो सेंटर पता है क्या बोल रही है स्टेट को, ये जो स्टेट थी जिसके बाद 900 का इनपुट टैक्स पड़ा था, इस बंदे ने तो वहां से इनपुट टैक्स उठा लिया, ये वाली स्टेट यहां से क्या करेगी, ये वाली जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से 1 लिख लें, क्योंकि अब एक स्टेट गवर्नमेंट आने वाली है 2, समझे कि नहीं। ओए अभी किसी और स्टेट में जा चुका है सचिन सामान, तो अब उस स्टेट के पास कंट्रोल आ जाएगा इसका टैक्स का। तो यहां से 900 गवर्नमेंट ने क्या बोले माइनस करने के लिए, यहां से गवर्नमेंट ने क्या बोले माइनस करने के लिए, तो ये 900 तो यहां से माइनस हो गए, इस वाली स्टेट ने किसको दे दी, सेंटर को दे दी। तो जो मैं आपको पहले प्लस 2160 लिख रहा था, क्या ये सेंटर के पास पूरे 2160 रुपए बताइए, क्या सेंटर के पास पूरे 2160 रुपए आते हैं बताइए, ये क्रेडिट भी लिया उसने यार। ये 2160 तो तब आते हैं ना कि सेंटर को पूरे जमा करा दिया आपने, जाके गया पूरे जमा कराने, या 360 कराए, 360 कराए, और सेंटर ने क्या बोला, स्टेट 1 को बोला कि जो तुम्हारा ये 900 का क्रेडिट ले रहा है तुम जरा इधर भिजवा दो। वो बोल रही स्टेट यार आप तो मांगे, बोले तुम्हारे यहाँ पे तो डेस्टिनेशन ही नहीं अब सामान का, सामान की अल्टीमेट डेस्टिनेशन कहाँ जा चुकी है दूसरी स्टेट, तो अब वहां उसे क्रेडिट मिलेगा, मतलब उसके रिवेन्यूज का पार्ट बनना चाहिए वो। अरे भाई क्योंकि क्या हुआ कि आईजीएसटी जब लगा तो दूसरी स्टेट में है सामान, तो वो स्टेट भी तो वेट कर रही होगी आईजीएसटी में से अपने हिस्से का, और वो स्टेट जो 1 वाली है वो 900 रुपए लेके बैठी है, उसके यहाँ तो सामान ही नहीं रहा, उसके यहाँ सामान ही चला गया, जब सामान ही चला गया जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, उससे 900 वापस लो, और ये 900 रुपए से प्लस कर दो तो 2160 यहाँ से घटा रहा हूँ, समझ आया क्या करा मैंने, आपको डर तो नहीं लग गया कि 2160 साफ कर दिया ऐसे। अबे सेंटर के पास कब गए 2160, सेंटर के पास टोटल देंगे 1260, सचिन बोल रहा 900 कहाँ 900 कहाँ गए, ये 900 तो स्टेट से ले लिए, 360 एक्सेस बचे थे सेंटर ने सेंटर को दे दिए, याद है वो पूरे 2160 में से सिर्फ 1800 ही खत्म हो रहे थे, 900 नहीं आए ना, 900 क्यों नहीं आए, क्यों बच्चा बताएगा, क्योंकि वो 2160 जब मैं सेंटर के पास लेके जा रहा था तो मेरे पास सेंटर का भी एक इनपुट पड़ा था, मेरे पास सेंटर का भी एक ऑलरेडी इनपुट पड़ा था। सचिन भाई क्या हो गया यार, सेंटर का पड़ा था, यहाँ से ये मैडम कह रही है कि स्टेट का बीच में आपने नाम ले लिया, अरे सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर का जो 900 रुपए पड़ा है वो क्या होगा, वो भिड़ गया था आपस में,
तो सेंटर लेगा 900। मैं 2160 रुपए लेके जा रहा था तो सेंटर ने बोला था मेरा वाला इनपुट पड़ा है तो लेस कर लो। सेंटर को दिक्कत ही क्या है उसमें, क्योंकि सेंटर ने ले रखा पैसे। फिर सेंटर ने स्टेट 1 को बोला भाई 900 कर दो, क्योंकि सेंटर को पता है कि जब अब ये सामान दूसरी स्टेट में बिकेगा अंदर तो फिर उन स्टेट का है वो सारा टैक्स, तो फिर मुझे उन्हें भी देना पड़ेगा हिस्सा। समझे नहीं आप? क्योंकि ये मैंने बोला ना आईजीएसटी में बढ़ता है। आखिरी में देखना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का आंसर क्या आता है, सेम आता है। आपको भी बताता हूँ। वैसे यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये 2160 या 1260 कितना है सेंटर के पास? 900 कौन सा वाला नहीं दिया? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना वाला हिस्सा क्या करवा दिया था, शट डाउन करवा दिया था। शायद आपको आया नहीं समझ, तो फिर वीडियो रिवर्स करके देखिए, ये अच्छा है। ठीक है, अब क्या करना है? अब क्या करना है, वापस टेबल में आना है आंसर टेबल। ठीक है, अब क्या हुआ ये देखा, 360 सेंटर को जमा होता है, दिख रहा है? हाँ 900 दिख रहा है, सब बैठ गया ना। ये जो 900 सेंटर टू सेंटर वाला है, ये सेंटर ने बोला अरे बैठ दो, छोड़ो आए ना, हमारा वाला को बैठ दो। और जो तुम स्टेट का बैठ रहे हो उस स्टेट का तो बनता नहीं है टैक्स, और तुम भेड़ भाड़ के मुझे जमा करा रहे हो। बोला हाँ तुम तो भेड़ भाड़ के कराओ, तुम तो भेड़ भाड़ के कराओ। अरे स्टेट लाओ जरा 900, अरे स्टेट सुनती हो 900 नहीं समझे? और वो बंदा, अरे वो बंदा तो भेड़ के ही दे रहा है ना। अगर उसने तो पूरा 1800 ले लिया क्रेडिट, उसने आपको 360 दिए, 900 फिर आपने स्टेट से मांगे कि तू इधर ला, तेरा वाला भेड़ रहा है तू इधर ला, तेरा नहीं है। अब हिसाब करना है मुझे दूसरी स्टेट के साथ, तू पैसा दे दे। समझे नहीं पूरी साइकिल चाहे भाई, मुझसे ज्यादा एफर्ट नहीं लगा। उसके बाद अब ये सामान जब दूसरे के पास पहुंचा तो उसके पास याद है 12000 का, उसके पास 12000 का तैयार हो, कैसे पता चला? ये 12000 पे लगाया था इसने आईजीएसटी, तो इसके दूसरे वाले को कितने का पड़ा था? 12000 का। उस 12000 पे इसने कितना परसेंट मार्जिन जोड़ दिया अपना? 20%। अब इसके पास कितने का हो गया? इसने बताऊं क्या करा, इसने स्टेट के अंदर ही भेज दिया। आप बोले यार स्टेट के बाहर भेज देता, स्टेट के बाहर भेज देता तो कोई दिक्कत नहीं है, आईजीएसटी कलेक्ट करता ये बंदा, और ये आईजीएसटी ही क्या कर रहा है इसमें पे लेस हो जाता, इतना सिंपल था। ये बंदा अगर स्टेट के बाहर भेज देता तो इसको तो पीछे भी आईजीएसटी देता, इकट्ठा भी क्या कर रहा था आईजीएसटी, तो इसको तो वैसे सेट ऑफ हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब क्वेश्चन को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे उसको किसके अंदर ही भेज दिया फिर से, स्टेट, क्योंकि मुझे भी आपको और उनको भी आपको समझाना है कि स्टेट को हिस्सा कैसे मिलेगा टू वाली को। कितने का सामान है? 14400 का, इसने स्टेट के अंदर ही भेज दिया, 9% सीजीएसटी लगा लिया। कितना कितना? 1296 और बी किसने बेचा है? चलिए बी ने कितना कितना ले लिया था? 1296 एंड इसके बाद आउटपुट टैक्स 1296 का पड़ा है सीजीएसटी और एसजीएसटी का। लेकिन सचिन भाई इसने इनपुट टैक्स पे इसके पास क्या पड़ा हुआ है? आईजीएसटी। अरे इसने क्या पे करा था पीछे? अभी यही भूल गए, वो कह रहे थे क्या बोल रहा हूं, भूल गए कितने का पे करा था आपको याद है? इस बंदे से जिसने इकट्ठा करा था उससे पहले हम उसकी बात कर रहे थे। अब इसकी बात करेंगे तो इसने वो पे करा हुआ था, तो इसके लिए वही दिख रहा होगा ना उसे एज इनपुट टैक्स। नहीं आ रहा है समझ। अब ये क्या करेगा ना, मैंने बताया था ना आईजीएसटी पूरा खत्म करना ही पड़ेगा, तो पहले आपने मान लो सेंटर से खत्म कर दिया है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना बचा? देखिए 2160 का 1296 से खत्म हो गया तो कितना बचता है? 864 का आपके पास अभी भी क्या पड़ा है? इनपुट टैक्स क्या पड़ा है? और आउटपुट टैक्स आपके पास इसके अगेंस्ट में ये वाला पड़ा है, स्टेट वाला। अरे बोलो, तो अब क्या होगा? ये 864 आप स्टेट का भेड़ोगे, हाँ या ना? और अब कितना समय स्टेट को होगा कि सेंटर को होगा? ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट 2 को जाएगा, हाँ या ना? बोलिए कितना? 1296 माइनस 864 स्टेट को जाएगा यार, क्योंकि स्टेट को आपने 1296 देने हैं, आपने स्टेट को 1296 देने हैं और स्टेट का भेजने के लिए आपके पास कितना पड़ा हुआ है? 864। तो आपको स्टेट को कितना भी देना पड़ेगा अभी? 432। ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट 2 में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 432 रुपए। क्लियर है? और अब तुम ध्यान देना, स्टेट ने यहाँ पे सारा पैसा सेंटर ने रखा हुआ था अपने पास वाली, सेंटर ने सारा पैसा स्टेट का अपना सब अपने पास रखा हुआ था, अपने वाला तो सेट ऑफ हो ही गया था उसका, स्टेट का भी मंगा लिया था 900 रुपए, याद करो। अब हमने स्टेट का क्या करा, हमने स्टेट का कितना आईटीसी लिया, आईजीएसटी में से लिया, सेंटर के लिए। अच्छा आईजीएसटी तो मैंने ले रखा था कलेक्ट करके, मेरा वाला तो सेट ऑफ हो गया था, स्टेट का रखा हुआ था मैंने, उसमें से तुमने स्टेट का कितना यूज कर लिया? 864 का इनपुट टैक्स ले लिया तुमने आईजीएसटी में से, सॉरी मतलब तुमने आईजीएसटी में से 864 जो है वो क्रेडिट ले लिया। अरे समझे ना?
तो तुम्हें स्टेट को जमा नहीं कराना पड़ा, तो स्टेट को मैं जमा करा देते हैं सेंटर का ही। तो सेंटर या स्टेट को कितने पहुंचा देंगे सचिन भाई? जितना आपने स्टेट का नुकसान करवा दिया, जितना आपने आईजीएसटी से स्टेट का सेट ऑफ ले लिया, सॉरी मतलब आईजीएसटी जो आपने सेट ऑफ ले लिया एसजीएसटी में से, नहीं समझे? आपने एसजीएसटी में से भी तो आईजीएसटी का सेट ऑफ लिया, पर वो आईजीएसटी कभी भी स्टेट के पास तो है नहीं, वो तो सारा किसके हाथ पड़ा है आपका। तो सेंटर ने बोला चलो कोई बात नहीं, 800,000 का नुकसान हुआ स्टेट को हमारी वजह से, वो हम अपने यहाँ से लेस करेंगे और इनको बचा देंगे। नहीं समझा? अभी साइकिल बिल्कुल बराबर हो गई, अभी सब कुछ बढ़ गया। कितना हो गया टोटल? कितना हो गया इनका टोटल कर लेना। कितना हो रहा है सर? देखो स्टेट गवर्नमेंट वन में तो 0 है ना? स्टेट गवर्नमेंट वन में तो 0 है। स्टेट गवर्नमेंट वन में क्या है? अभी यहाँ पे फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे सेंटर ने 864 रुपए अपने यहाँ से हटाए और किसको पहुंचा दिए? स्टेट गवर्नमेंट 2 को पहुंचा दिए, ठीक है? और अभी अगर आप देखोगे तो 900 प्लस 360 प्लस 900 माइनस 864 इसका टोटल और स्टेट गवर्नमेंट 2 का टोटल देखो मैच हो रहा होगा। तो सेंटर और स्टेट का टोटल क्या आ रहा होगा? 1290 से 1293 बोला उन्होंने, आप भी देख लीजिए। स्टेट का और सेंटर का, ये 900 प्लस 360 प्लस 900 प्लस 864 माइनस स्टेट गवर्नमेंट वन का तो 0, स्टेट गवर्नमेंट 2 का 432 864 बराबर होगा साहब, ठीक है? तो अब इसे कल कंटिन्यू करते हैं।